नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 में आपका स्वागत है। जो हम पढ़ रहे थे, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व में राजनीति, इसका जो अध्याय सेकंड है उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपने पिछला जो वीडियो था इसमें आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जो विश्व की दूसरी महाशक्ति है सोवियत संघ, उसका पतन हुआ। उसके पतन के कौन कौन से कारण थे, उन कारणों के बारे में आपने पढ़ा। आज हम इसी अध्याय से जो आपका दो ध्रुवीय विश्व की बनना या दो ध्रुवीय विश्व जो पाठ है, इसी से आगे हम पढ़ेंगे जो शीत युद्ध की जो विभिन्न प्रकार से जो परिणाम हैं, या हम कह सकते हैं कि विश्व की जो दूसरी महाशक्ति है सोवियत संघ, इसके पतन के साथ ही विश्व में इसकी क्या परिणाम निकले, इसके बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। चर्चा करते हैं अपन कक्षा 12 क्लास 12 अध्याय संख्या थी आपकी 2, और अध्याय का जो नाम था आपका वो था दो ध्रुवीयता का अंत। और पिछली वीडियो में आपने जो सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ा, भी सोवियत संघ का पतन के कौन कौन से कारण हैं। आज हम इस वीडियो की जो शुरुआत है वो करेंगे इस सोवियत संघ के पतन के बाद में क्या परिणाम निकले। तो टॉपिक का नाम हो गया आपकी सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां। सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां, सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां या परिणतियां बोल सकते हैं अपन इसको, या परिणाम। तो आपके टॉपिक का नाम होगा सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां या परिणाम। तो देखिए, हम इसकी जो शुरुआत है वो कर सकते हैं कि जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी और उसी के साथ में जो विश्व की जो दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, उसका क्या हुआ, पतन हुआ। उसके पतन के बाद में विश्व की राजनीति में विभिन्न प्रकार के दूरगामी जो परिणाम हैं वो हमारे को देखने को मिले। वही कहलाती है आपकी विघटन की परिणतियां या सोवियत संघ के पतन के परिणाम क्या हुए, विश्व राजनीति में किस प्रकार का जो परिदृश्य है वो दिखाई देने लगा। तो देखिए, सोवियत संघ व दूसरी दुनिया, सोवियत संघ व दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की पूर्वी यूरोप की जो समाजवादी जो व्यवस्था के पतन के परिणाम, समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम, समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम
विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। विश्व राजनीति की दृष्टि से गंभीर रहे। विश्व राजनीति की दृष्टि से क्या रहे? गंभीर रहे। और मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। मोटे तौर पर या मोटे रूप पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी क्या हुए? परिवर्तन हुए। और देखिए, वैसे तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मोटे रूप पर अपन देखें तो सोवियत संघ के पतन के बाद में विश्व की जो राजनीति है उसमें 3 प्रकार के बदलाव आए, 3 प्रकार के परिवर्तन हमारे को देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले पहला परिवर्तन की बात करते हैं अपन, नंबर 1 कि जो पहला परिवर्तन है वो क्या हुआ कि देखिए, सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध के दौर का जो संघर्ष था ये दौर का संघर्ष की समाप्ति हुई। तो देखिए, जो पहला परिणाम था वो आपके सामने है कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ 1989 में, उसके बाद में जो विश्व था वो एक ध्रुवीय बना। दूसरी जो महाशक्ति थी विश्व की, सोवियत संघ, उसका पतन हुआ। उसके पतन के बाद में जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य जो शीत युद्ध चल रहा था लगभग 45-47 साल से, उस शीत युद्ध की क्या हुई? समाप्ति हुई। और इसी के साथ में देखिए, और समाजवादी और पूंजीवादी, समाजवादी और पूंजीवादी प्रणाली को, समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं? पछाड़ पाएगी या नहीं, यह मुद्दा पूंजीवादी प्रणाली समाजवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह मुद्दा नहीं रहा। यह मुद्दा नहीं रहा। देखिए, इसके बाद देखिए, शीत युद्ध के दौर में शीत युद्ध के दौर के अंदर, शीत युद्ध के दौर में इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। इस विवाद ने दोनों
या दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। दोनों गुटों की सेनाओं को क्या किया था? उलझाया था। और हथियारों की होड़ परमाणु हथियारों का बढ़ावा देना, हथियारों के संचय को बढ़ावा देना, संचय को बढ़ावा देना, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा देना, और विश्व का सैन्य गुटों में बांटना, ये सब प्रतिस्पर्धा की समाप्ति है। ये सब प्रतिस्पर्धा की क्या हुई? समाप्ति हुई, और एक नई शांति की संभावना का क्या हुआ? जन्म हुआ। एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। तो देखिए कि जो हम पढ़ रहे थे इस टॉपिक के अंदर कि भाई सोवियत संघ का जो पतन है, सोवियत संघ के पतन के बाद में उसके परिणाम क्या निकले। तो देखिए, जैसे ही सोवियत संघ अर्थात दूसरी दुनिया या पूरी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था का क्या हुआ? पतन हुआ। तो इसके परिणाम विश्व की राजनीति की दृष्टि से देखें तो क्या रहे? गंभीर रहे, सोचनीय रहे, चिंतनीय रहे। मोटे रूप पर हम 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हमारे को देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के परिवर्तन हैं? 3 प्रकार के परिवर्तन हमारे को देखने को मिलते हैं। इससे पहले आपको पता ही है कि देखिए कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, शीत युद्ध की चर्चा अपन जो पहले अध्याय था उसमें कर चुके थे अपन कि 1945 के बाद में जैसे ही जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों से हमला किया गया अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हुई थी? समाप्ति हुई थी। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो विश्व राजनीति की दृष्टि से संपूर्ण विश्व 2 भागों में बंट गया। एक पश्चिमी गठबंधन, यूरोप का पश्चिमी गठबंधन यानी पश्चिमी यूरोप, उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो पूर्वी यूरोप था उसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। और इन दोनों गुटों के मध्य देखिए कि जो सोवियत संघ था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? समाजवादी, और जो दूसरा जो गुट था संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? पूंजीवादी। अब दोनों महाशक्तियां विश्व में अपनी अपनी अर्थव्यवस्था थोपना चाहते थे। तो इस अर्थव्यवस्था की होड़, हथियारों की होड़, शक्ति प्रदर्शन, शौर्य प्रदर्शन, तो 1945 से लेकर के और सोवियत संघ के विघटन तक, बर्लिन की दीवार गिरी तब तक दोनों गुटों के मध्य जो शक्ति प्रदर्शन, हथियारों की होड़, सैन्य हथियार बनाना, सैन्य साजो सामान को बढ़ावा देना, परमाणु हथियारों का संचय करना, जो ये प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन चला, इतिहास में यही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो हमेशा इस प्रकार का वातावरण विश्व में बना रहता था
कि पता नहीं कब तीसरा वर्ल्ड वार हो जाए। तो देखिए इस प्रकार से जब सोवियत संघ का क्या हुआ, पतन हुआ, तो उसके 3 प्रकार के परिणाम हमारे सामने आए। कितने प्रकार के परिणाम आए? 3 प्रकार के। सबसे पहले देखिए कि सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की क्या हुई? समाप्ति। जैसे ही विश्व की जो दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, जो धराशायी हुई, गिर गई, नष्ट हो गई या उसका पतन हो गया। जैसे ही विश्व की दूसरी महाशक्ति का पतन हुआ, उसके पतन के साथ ही दोनों शक्तियों के मध्य जो लगातार 45 या 46 सालों से जो शीत युद्ध चलता आ रहा था, शीत युद्ध का दौर का जो संघर्ष था, उसकी क्या हुई? समाप्ति। पहला परिणाम ये हुआ। इसके बाद में देखिए जब दोनों महाशक्तियों के मध्य समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मध्य जो कंपटीशन चल रहा था और लोगों को यह लग रहा था कि क्या समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पछाड़ पाएगी या नहीं, जो ये मुद्दा था, उस मुद्दे की भी क्या हुई? समाप्ति। क्यों हुई? क्योंकि जैसे ही सोवियत संघ समाप्त हुआ, सोवियत संघ का पतन हुआ, सोवियत संघ के पतन के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? समाजवादी। तो सोवियत संघ के पतन के साथ में समाजवादी अर्थव्यवस्था भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो विश्व में एक ही अर्थव्यवस्था बच गई, वो कौन सी? पूंजीवादी। जो ये मुद्दा था ये भी क्या हुआ? समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए शीत युद्ध के समय में, जब शीत युद्ध का क्या था? दौर था। तो शीत युद्ध के दौर में इस विवाद में दोनों गुटों की सेनाओं को क्या किया था? उलझाया था कि क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पछाड़ पाएगी। और देखिए उस समय शीत युद्ध के दौर में हथियारों की क्या थी? होड़ थी। दोनों महाशक्तियां अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाना क्या किया था? शुरू किया था। हथियारों की होड़, परमाणु हथियारों का संचय करना, ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाना। आज भी आप देख सकते हो कि जो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है रूस, जो पहले मैंने पढ़ा भी दिया आपको कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना। तो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में जो रूस था, उसके पास में आप परमाणु हथियार देख सकते हो बहुत ज्यादा है। अमेरिका के बाद में अमेरिका के पास में जो परमाणु हथियार है वो भी बहुत ज्यादा है, जो विश्व के लिए क्या है? विनाशकारी है। इसका परिणाम, इसका जो एक प्रैक्टिकल है वो हम 1945 में जापान के जो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर जब गिराए गए 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, तो वहाँ ये बताया जाता है कि आज तक वहाँ घास तक भी नहीं उगती है। लगभग कितने वर्ष हो गए? आज लगभग 70 साल के लगभग हो गए। आज वहाँ घास तक भी नहीं उगती है। 77 साल हो गए, घास तक नहीं उगती है। और जो बच्चे पैदा होते हैं वो लूले लंगड़े पैदा होते हैं। तो देखिए जब उस समय के हथियारों से, परमाणु हथियार कितने घातक थे, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि आज के जो अत्याधुनिक जो परमाणु हथियार ये कितने घातक हो सकते हैं। तो दोनों गुटों के मध्य परमाणु हथियारों को संचय का मतलब होता है जोड़ने की, इकट्ठा करने की जो होड़ थी, संचय को बढ़ावा देने की जो होड़ थी, विश्व का सैन्य गुटों में बांटना। तो आप जानते हो कि विश्व को दोनों महाशक्तियों ने सैन्य गुटों में क्या कर दिया था? बांट दिया था। कि जो सोवियत संघ था उसका जो सैन्य गुट था वारसा, और जो संयुक्त राज्य जो अमेरिका था उसका जो सैन्य गुट था वो नाटो, और कौन सा था? सीटो। तो देखिए ये सब प्रतिस्पर्धा की भी क्या हो गई? समाप्ति होगी। कि हथियारों की होड़ है, परमाणु हथियारों को इकट्ठा करना है, विश्व को सैन्य गुटों में जो बांटना, जो ये प्रतिस्पर्धा चल रही थी शीत युद्ध के दौर में, तो इसकी क्या हुई? समाप्ति हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का जो पहला परिणाम है वो ये था। आप एक बार इसको उतार लीजिए मोटे रूप पर। तो एक बार फटाफट आप इसको उतारो। एक बार मैं बोल भी देता हूं कि सोवियत संघ व दूसरी और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति की दृष्टि से गंभीर रहे। मोटे रूप पर 3 प्रकार के दूरगामी क्या हुए? परिवर्तन हुए। नंबर 1 जो अपन पढ़ रहे हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध के दौर का जो संघर्ष था उसकी क्या हुई? समाप्ति हुई। समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होड़ थी कि क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह मुद्दा था पहले विचारधारात्मक। ये भी अब नहीं रहा, क्योंकि इस मुद्दे ने
या शीत युद्ध के दौर में इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को क्या किया था, उलझाया था। इसके बाद देखिए जो हथियारों की जो होड़ थी, परमाणु हथियारों को इकट्ठा करना, संचय करने की जो होड़ थी, विश्व को सैन्य गुटों में बांटने की जो प्रतिस्पर्धा थी, इन सब की क्या हुई, समाप्ति हुई। और जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो एक नई जो शांति की संभावना का क्या हुआ, जन्म हुआ कि आगे विश्व शांतिपूर्ण जो युद्ध की सी स्थितियां थी वो अब नहीं रहेगी। तो इस प्रकार एक नई शांति की संभावना का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो एक बार उतारो आप इसको। उतारो फटाफट इसको। इसके बाद देखिए कि जो दूसरा जो परिणाम है इसका वो हम आप पढ़ेंगे। नंबर 2 देखिए कि दूसरा परिणाम क्या निकला इसका, तो नंबर 2 लिख सकते हैं अपन इसमें कि देखिए दूसरा परिणाम ये रहा दूसरा परिणाम यह रहा दूसरा परिणाम यह रहा कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध दूसरा परिणाम यह रहा कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। शक्ति संबंध क्या हो गए, बदल गए। और इस कारण विचार और संस्थाओं के प्रभाव में भी इस कारण विचारों और संस्थाओं विचारों और संस्थाओं के प्रभाव में भी बदलाव आया है। ये प्रभाव में भी बदलाव आया। देखिए कि शीत युद्ध के अंत के समय, या हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी। जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो उस समय 2 संभावनाएं थी, या तो विश्व में बची हुई महाशक्ति का
बोलबाला रहेगा, वर्चस्व भी बोल सकते हैं इसको, वर्चस्व रहेगा, और विश्व एक ध्रुवीय होगा। या तो विश्व में पश्चिमी महाशक्ति का क्या होगा, बोलबाला या वर्चस्व होगा, और विश्व कैसा होगा, एक ध्रुवीय होगा। या फिर विश्व के या फिर विश्व या फिर विश्व के देशों का या फिर विश्व के देशों का अलग अलग समूह है, अलग अलग समूह है, बनकर उभरेंगे और विश्व बहुध्रुवीय होगा। यह विश्व क्या होगा, बहुध्रुवीय होगा। यह विश्व क्या होगा, बहुध्रुवीय होगा। लेकिन देखिए हुआ इसके विपरीत कि सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका महाशक्ति बन बैठा। कि सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका महाशक्ति बन बैठा और अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने में अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने में अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। और आप देखिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आज विश्व बैंक,
संयुक्त राष्ट्र संघ, आज विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO, और WTO जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं WHO, WTO आदि संस्थाएं देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई हैं। देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई हैं। सलाहकार बन गई हैं क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है और राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। तो ये इसका जो दूसरा परिणाम था ये हमारे सामने आया। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। उतार लिया वो आपने, एक बार जल्दी करके इसको उतारो। ये जो दूसरा परिणाम था इसका, तो देखिए सोवियत संघ के विघटन का जो दूसरा परिणाम है वो ये है, इसका दूसरा परिणाम यह रहा कि जो विश्व की जो राजनीतिक दो ध्रुवीय विश्व था, शीत युद्ध के समय विश्व कैसा था, दो ध्रुवीय, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा कौन सा, सोवियत संघ रूस। तो देखिए दूसरा परिणाम यह रहा कि विश्व राजनीति में जो शक्ति संबंध थे, शक्ति जो संतुलन था, शक्ति जो संबंध थे शीत युद्ध के समय वो बदल गए। क्योंकि शीत युद्ध के समय विश्व का जो रूप था, विश्व हमारे को जो दिखाई देता था वो दो ध्रुवीय दिखाई देता था, दो महाशक्तियां थी। इसकी समाप्ति के बाद में जो शक्ति संबंध थे वो बदल गए और जो विचारों और संस्थाओं का जो प्रभाव था
उसमें भी क्या आया, बदलाव आया। विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं थी, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व बैंक है, विश्व मुद्रा कोष है, इन संस्थाओं के प्रभाव में भी क्या आया, बदलाव हुआ। क्या देखिए कि शीत युद्ध के अंत के समय, जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था सोवियत संघ के पतन के साथ में, केवल दो संभावनाएं थी विश्व में। कितनी संभावनाएं थी? केवल दो संभावना थी। वो दो संभावनाएं क्या थी कि सबसे पहले नंबर 1, या तो विश्व में बची हुई महाशक्ति का क्या रहेगा, वर्चस्व रहेगा। तो विश्व में महाशक्ति कौन सी बच गई? तो सोवियत संघ का तो पतन ही हो गया। दूसरी जो महाशक्ति बची वो कौन सी बचेगी? अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। या तो बची हुई जो महाशक्ति है उसका बोलबाला होगा। बोलबाला का मतलब होता है वर्चस्व, शक्तिशाली, ताकतवर, प्रभावशाली। या फिर विश्व कैसा होगा? एक ध्रुवीय। अगर विश्व में बची हुई महाशक्ति का अगर वर्चस्व रहता है, अमेरिका का वर्चस्व रहता है, तो विश्व का जो रवैया है, विश्व कैसा दिखाई देगा हमारे को? एक ध्रुवीय होगा। एक ध्रुवीय का मतलब हो गया विश्व में केवल एक महाशक्ति ही रहेगी। तो विश्व में जब एक महाशक्ति रहती है तो उसको बोलते हैं एक ध्रुवीय विश्व। जैसे इस पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसका मतलब विश्व में जो दो महाशक्तियां थी उसका अंत हो गया। क्योंकि 1945 से पहले तो हम बात ही नहीं करेंगे, 1945 के बाद में हम बात करते हैं तो विश्व दो ध्रुवीय था। और जैसे ही सोवियत संघ का पतन हो गया और अगर बची हुई महाशक्ति का बोलबाला रहता है तो विश्व कैसा होगा? एक ध्रुवीय होगा। इस प्रकार की संभावनाएं थी। तो दो संभावनाओं में पहले कौन सी थी कि अगर बची हुई विश्व की जो महाशक्ति है उसका वर्चस्व रहता है तो विश्व हमारे को एक ध्रुवीय दिखाई देगा, ये एक ध्रुवीय विश्व होगा। या फिर दूसरी संभावना ये भी थी कि हो सकता है कि विश्व में एक महाशक्ति न रहे, या फिर विश्व के जो देश थे, विश्व के देशों का अलग अलग समूह बनकर उभरेंगे, कि विश्व में अलग अलग समूह बन सकते हैं। जैसे कई प्रकार के, आज भी कई प्रकार के संगठन हैं जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। आगे अपन बात करेंगे। जैसे आसियान है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। सार्क है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। यूरोपीय संघ है, यूरोपीय देशों का एक संगठन है। G70 है, ग्रुप 4 है। ये कई प्रकार के संगठन हैं। तो इस प्रकार विश्व के अलग अलग समूह बनकर उभरेंगे और विश्व कैसा होगा? बहुध्रुवीय होगा। तो ये दो संभावनाएं थी। तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई जब शीत युद्ध की क्या हो रही थी, समाप्ति हो रही थी, तो विश्व में किस प्रकार की ध्रुवीयता की संभावनाएं थी? तो दो प्रकार की संभावनाएं थी। या तो बची हुई अगर महाशक्ति का वर्चस्व रहता है तो विश्व कैसा रहेगा? एक ध्रुवीय। या विश्व के अनेक देश अलग अलग समूह बना करके विश्व के सामने उभर करके सामने आते हैं तो विश्व कैसा होगा? बहुध्रुवीय होगा। बहुध्रुवीय का मतलब अनेक संगठनों में विभाजित होना। बहु का मतलब होता है ज्यादा, अधिक। और इसके बाद देखिए कि जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ तो बहुध्रुवीय विश्व तो नहीं बना, लेकिन विश्व कैसा रहा? एक ध्रुवीय रहा। सोवियत संघ के पतन के बाद में विश्व में आज एक ही महाशक्ति है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका वर्चस्व आप देख सकते हो आज भी सामने कहीं कहीं हर चीज में, हर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हो, अंतर्राष्ट्रीय में शक्ति संतुलन उत्पन्न करना हो या शक्ति संतुलन बैठाना हो, कई अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हो, वहाँ सब में अमेरिका का वर्चस्व रहता है। वर्तमान में आप तालिबान ही देख लीजिए कि हमारा जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, वहाँ 1980 के दशक में तालिबान का वर्चस्व था। जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंट्री की, तालिबान की क्या हुई? समाप्ति हुई। और अब वर्तमान में देखिए जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से निकला और वहाँ वापस तालिबानी शासकों का, तालिबानी जो आतंकवादी संगठन है उसका क्या हो गया? शासन हो गया। तो हर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज विश्व हमारे को एक ध्रुवीय नजर आता है। देखिए सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका विश्व की महाशक्ति बन बैठा। जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ और हम कह सकते हैं शीत युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद में विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रही। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका की जो ताकत है और प्रतिष्ठा की सह पर पाने में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। तो आज देखिए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? पूंजीवादी। तो अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने पर, सह का मतलब है सहारा पाने से
आज पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, प्रभावशाली है, साम्यवाद की तुलना में, समाजवाद की तुलना में। इसके बाद देखिए, आज चाहे विश्व बैंक हो, चाहे विश्व मुद्रा कोष हो, चाहे यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ हो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन आदि जो अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, ये ताकतवर देशों की ताकतवर और सलाहकार क्या हो गई हैं, बन गई है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आज ये जो विश्व के जो ताकतवर देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो रूस है, इनका ही वर्चस्व है यहाँ पे, क्योंकि इन देशों पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने इन देशों को क्या दिया है, कर्ज दिया है। विश्व के जो अन्य देश हैं, जो देश जो सोवियत संघ के चंगुल से मुक्त हुए और उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, ऐसे देशों को ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या देती हैं, कर्ज देती हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर जो वर्चस्व है वो कैसा है, पूंजीवाद का है। और देखिए, राजनीतिक रूप से आप देखें तो अमेरिका लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था, उदारवादी लोकतंत्र जो पूंजीवाद को क्या देता है, बढ़ावा देता है। और जो सोवियत संघ की थी वो समाजवाद को बढ़ावा देता है। तो जैसे ही सोवियत संघ की समाप्ति हुई, उसके बाद में आज राजनीतिक रूप से जो उदारवादी जो लोकतंत्र है और राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभर करके आज विश्व की राजनीति में हमारे सामने आया है, यह हमारे सामने उभर करके आया है। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए, मैं इसको एक बार बोल देता हूँ कि दूसरा परिणाम यह रहा कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। इस कारण विचारों और संस्थाओं के प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थी, या तो विश्व में बची हुई महाशक्ति का बोलबाला रहेगा, वर्चस्व रहेगा और विश्व एक ध्रुवीय होगा, या फिर विश्व के जो देश थे अलग अलग समूह बनकर उभरेंगे, विश्व बहुध्रुवीय बनेगा। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका महाशक्ति बनकर के उभर करके हमारे सामने आया और अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। आज विश्व बैंक है, विश्व मुद्रा कोष है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, WHO पूरी फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हिंदी में आपको गया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन आदि संस्थाएं देशों की ताकत और सलाहकार बन गई हैं, क्योंकि इन देशों को ये पूंजीवाद की और कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने क्या दिया है, इन देशों को कर लेना, ये आप यहाँ पर इन देशों को पूंजीवाद की और कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। और जो लोकतंत्र की जो धारणा है उदारवादी और राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में क्या हुई है, उभरी है। तो जो नहीं उतारे थे एक बार इसको और जल्दी से उतार लो आप। इसके बाद में जो इसका जो तीसरा कारण है वो और आपको लिखा देता हूँ, फटाफट एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद में देखिए, जो तीसरा जो परिणाम था सोवियत संघ के पतन का, वो क्या था, जो अपन हम पढ़ेंगे। तीसरा कारण देखिए, इसका जो तीसरा कारण है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था, सोवियत संघ के
के अंत का एक अर्थ था नए राष्ट्रों का उदय। नए राष्ट्रों या देशों का उदय, और इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। पहचान और पसंद है। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। हो गया। इनमें से कुछ देश बाल्टिक व पूर्वी यूरोप के राष्ट्र यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे। इनमें से कुछ देश बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के यूरोपीय संघ से जुड़ना व कुछ राष्ट्र उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन लिखा है था मैंने, इसके बारे में आपको ना करो से जुड़ना चाहते हैं। से जुड़ना चाहते थे। और देखिए मध्य एशियाई देश अपनी पहचान के लिए भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। तो देखिए इन देशों के रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत
रिश्ते को जारी रखा, अपने मजबूत रिश्ते को क्या रखा, जारी रखा। और पश्चिमी देशों अमेरिका, पश्चिमी देशों अमेरिका है, चीन, फ्रांस आदि से रिश्ता या आदि से संबंध बनाए रखा। आदि से संबंध बनाए रखा। और देखिए इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस कारण अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई राष्ट्र नए खिलाड़ी बनकर उभरे। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई देश नए खिलाड़ी बनकर के उभरे और इन सब राष्ट्रों की पहचान आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। इन सब राष्ट्रों की आर्थिक राष्ट्रों के हित पहचान आर्थिक राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक व राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। राजनीतिक व आर्थिक समस्याएं कैसी थी, अलग अलग थी। तो देखिए बेटे, जो हम इस जो सोवियत संघ का जो विघटन है, इसका जो तीसरा कारण है वो है कि सोवियत संघ के अंत का एक अर्थ था नए राष्ट्रों का उदय। जैसे ही देखिए विश्व में जो दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, उसका पतन हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। छोटे छोटे देश, कई देश जो सोवियत संघ के खेमे से अलग हुए, जिन विशेषकर जो बाल्टिक देश हैं, पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, और उन राष्ट्रों में सबकी अलग अलग क्या थी, पहचान थी। हर राष्ट्र की अपनी समस्याएं थी, हर राष्ट्र की अपनी भौगोलिक स्थितियां अलग थी, हर राष्ट्र स्वतंत्र और अलग पहचान बनाना चाहता था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देश अलग अलग समूह से जुड़ने लगे, नए खिलाड़ियों के रूप में उभरने लगे। तो देखिए इसमें यही चीज है कि जैसे ही सोवियत संघ का क्या हुआ, पतन हुआ, तो सोवियत संघ के अंत का एक अर्थ था नए राष्ट्रों का उदय। और जो ये नए सभी राष्ट्र देशों की जो स्वतंत्र पहचान और पसंद है, इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान है और क्या है, पसंद है कि कोई राष्ट्र क्या पसंद करना चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है। इनमें से देखिए जो कुछ देश थे, विशेषकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, तो बाल्टिक जो देश थे, बाल्टिक गणराज्य थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाल्टिक गणराज्य में आते हैं एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया। बताया था ना, ये राष्ट्र संयुक्त राज्य सोवियत संघ से अलग हुए थे। तो कौन कौन से आते हैं बाल्टिक देशों में, कौन कौन से आते हैं, तो बाल्टिक राष्ट्र में आते हैं एस्टोनिया है, लताविया है और लिथुआनिया है। इन देशों में विशेषकर, और जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे,
वो ये राष्ट्र यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूरोपीय संघ, उससे जुड़ना चाहते थे। और कुछ राष्ट्र थे जो नए राष्ट्र थे, वो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो से जुड़ना चाहते थे, जैसे पाकिस्तान वगैरह थे। और कुछ मध्य एशियाई देश थे, मध्य एशिया में ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, जो भी खाड़ी राष्ट्र हैं, कुछ मध्य एशियाई देश थे, वो अपनी पहचान और भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने क्या किया, इन सभी देशों ने ऐसे नहीं कि किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ाव रखा, भाई अमेरिका महाशक्ति बन गया सोवियत संघ के पतन के बाद में, ऐसा नहीं। इन देशों ने अपनी पहचान या अपने संबंध केवल अमेरिका से ही नहीं रखे। इन देशों की अलग स्वतंत्र क्या थी, पहचान थी। इनमें से कुछ राष्ट्र यूरोपीय संघ से जुड़े, कुछ राष्ट्रों अपनी पहचान के लिए किससे जुड़ना चाहते थे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो से जुड़ना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी पहचान और भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इनमें से कुछ देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को क्या रखा, जारी रखा। ऐसा नहीं कि सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ और उसके खेमे से जुड़े राष्ट्रों से इन्होंने संबंध तोड़ दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनमें से कुछ देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को क्या रखा, जारी रखा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको कि रूस है जो भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र है। भारत की हर कोई भी संकट आता है भारत के ऊपर, तो रूस हमेशा भारत का क्या करता है, सहयोग करता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे, उनमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय देखिए रूस के साथ उनके भी अच्छे संबंध थे। 1971 में मैंने बताया था आपको कि रूस के साथ में भारत का जो एक संधि हुई थी, उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। तो ये चीज़ें हैं। तो इनमें से कुछ राष्ट्र थे वो इससे संबंध रखना चाहते थे, विशेषकर पाकिस्तान के युद्ध के समय। तो इसी प्रकार इनमें से कुछ देश रूस के साथ मजबूत संबंध और रिश्ते जारी रखना चाहते थे। और इसका मतलब ये भी नहीं रूस के साथ अगर संबंध जारी रख रहे हैं मजबूत, तो पश्चिमी देशों से इन्होंने संबंध तोड़ दिया। इन देशों ने पश्चिमी देश, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, चीन हो, चाहे एशिया में, इन देशों के साथ भी इन्होंने संबंध क्या किए, बनाए रखा। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नए नए राष्ट्रों का जो उदय हुआ, उन नए खिलाड़ी के रूप में बनकर के कई राष्ट्र उभर करके क्या आए, सामने आए। इन सब राष्ट्रों के हित, पहचान, इनकी आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं क्या थी, अलग अलग थी। तो इनके अलग अलग मुद्दे थे। इनकी सब राष्ट्रों की जो पहचान है, आर्थिक राजनीतिक जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, इनका जो अध्ययन है, जो हम आगे जो आपका इसी पाठ्य पुस्तक में जो आपके आसियान है, यूरोपीय संघ है, सार्क है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, तब उसमें बताया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए सोवियत संघ के विघटन की जो परिणतियां हैं, जो परिणाम है, ये 3 हैं, जो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार आप इसको उतार लीजिए फटाफट। एक बार मैं बोल भी देता हूँ कि सोवियत संघ के अंत का एक अर्थ था नए राष्ट्र देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और क्या है, पसंद है। इनमें से कुछ देश बाल्टिक, तो बाल्टिक देश मैंने बताया था आपको, और इनमें से कुछ देश बाल्टिक व पूर्वी यूरोप के राष्ट्र यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे। कुछ राष्ट्र उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो नाटो का पूरा नाम है, उससे जुड़ना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी पहचान और भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इनमें से इन देशों ने रूस के साथ भी अपना मजबूत जो रिश्ता है, संबंध है, उनको बनाए रखा। इसके साथ साथ में इन देशों ने पश्चिमी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, इनके साथ भी संबंध बनाए रखा। और इस कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर कई नए राष्ट्र, नए खिलाड़ी के रूप में बढ़ करके क्या आए, सामने आए। इन सब राष्ट्रों के हित, पहचान, आर्थिक राजनीतिक समस्याएं और जो मुद्दे थे वो कैसे थे, अलग अलग थे। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। अगले वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे, साम्यवादी शासन के बाद जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, विशेषकर अमेरिका ने है, उसने सोवियत संघ के जो गणराज्य में शामिल राष्ट्र थे उनके प्रति एक नीति अपनाई जो साख थेरेपी के नाम से जानी जाती है। उसके बारे में क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। तो एक बार फटाफट आप इसको उतार लीजिए। उतार लिया होगा आपने।
और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है आप रेगुलर देखा करो, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा बता दिया करो। 10-5 दिन में 1 सितंबर से आपका स्कूल खुल ही रहा, तो अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें, नियमितता का ध्यान रखें। और जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो पिछले वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। धन्यवाद।